नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में शानदार लाभ मिलेगा। आज हम लोग साइंस सीरीज में फिजिक्स का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। ना संघर्ष न तकलीफ तो खाक मचा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक कुंडली में एक क्यू की इकाई होती है। तो एक कुंडली में एक क्यू की इकाई क्या होती है? कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, एक कुंडली में एक क्यू की कोई इकाई नहीं होती है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। जैसे मूल मात्रक कितना होता है? मूल इकाई होती है 7। ठीक है, और सातों का मात्रक पूछा जाता है तो इसलिए हमेशा इसको रट के रखना है। पहले मूल मात्रक सातों कौन कौन सा है वो समझिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, सेकेंड समय का हो गया, फिर विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। एक बार फिर समझिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। अब सबका एसआई मात्रक क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। समय का सेकेंड। विद्युत धारा का एम्पियर। तापमान का केल्विन। और पदार्थ की मात्रा का मोल। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडिला। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। आरएफ सर्किट में प्रयुक्त परिवर्ती मान वाला एक प्रेरण कहलाता है। तो आरएफ सर्किट में प्रयुक्त परिवर्ती मान वाला एक प्रेरण वो कहलाता है, ये बेरियोमीटर कहलाता है। ठीक है, आरएफ सर्किट में प्रयुक्त परिवर्ती मान वाला एक प्रेरण बेरियोमीटर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बैरोमीटर कहलाता है। वो भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया था। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैटरी की एम्पियर घंटे की रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है। तो एक बैटरी की एम्पियर घंटे की रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है। किसमें? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि घरों में जो लगे बल्ब होते हैं, पंखे, ये सब किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो ये भी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शुष्क सेल के उपयोग को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है यदि उसका आउटपुट ईएमएफ उसके अंकित मान का केवल 10% बचे। तो इसका आंसर क्या होगा कि एक शुष्क सेल के उपयोग को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है जब उसका आउटपुट का जो ईएमएफ मान होता है उसके अंकित मान का जब 50% बचे तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बैटरी बदलता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि एक लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की एसजी को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कहलाता है। तो ये हाइड्रोमीटर कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर समझिए। एक लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की एसजी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण हाइड्रोमीटर कहलाता है। अब हाइड्रोमीटर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि द्रव का घनत्व किस में मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर में मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, और इसी तरह कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है कि हवा में अपेक्षिक आर्द्रता यानी आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो वो है हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन ना हो तो इसे याद कैसे कर लेना है। देखिए, द्रव का घनत्व जो है, घनत्व का इंग्लिश क्या होता है? डेंसिटी। तो डेंसिटी यानी कि डो वाला आएगा। ठीक है, ये हाइड्रोमीटर डो वाला आएगा। ठीक है, और फिर आर्द्रता पूछे तो वो हाइग्रोमीटर हो जाता है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नए सेल के चार्ज और निर्वहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है साइकिलिंग यानी चक्रण। एक नए सेल के चार्ज और निर्वहन की प्रक्रिया साइकिलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कि एक अच्छे टाँके का जोड़ होगा। तो एक अच्छे टाँके का जोड़ कैसा होता है? वो होगा चिकना, साफ और चमकीला होगा। ठीक है, एक अच्छे टाँके का जोड़ चिकना, साफ और चमकीला होगा।
अब एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है कि सोल्डर यानी कि टाँके जिसको बोलते हैं सोल्डर किसका मिश्रण होता है, तो ये होता है टीन और सीसा का मिश्रण होता है ना, टीन और सीसा यानी लेड का मिश्रण होता है। और फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है, तो फ्यूज तार भी टीन और सीसा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधारित्र की धारिता निर्भर होती है, तो संधारित्र की संधारिता किस पर निर्भर होती है, तो इसका और ऑप्शन देखते हैं 108 का संधारित्र की जो होता है क्वेश्चन नंबर 108 है ना, संधारित्र की धारिता निर्भर करती है परावैद्युत पदार्थ पर भी और प्लेटों के क्षेत्र पर भी और ये प्लेटों के बीच के दूरी पर भी निर्भर करती है, यानी इसका आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी पर निर्भर करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो संधारित्र की धारिता जो है वो परावैद्युत पदार्थ पर प्लेटों के क्षेत्र यानी कि प्लेटों के क्षेत्र हो गया, प्लेटों की दूरी, और संधारित्र की धारिता पदार्थ पर भी, प्लेटों के क्षेत्र पर भी और प्लेटों की दूरी पर, ये तीनों पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना है। और ये जो संधारित परावैद्युत पदार्थ है वो किसे कहते हैं, तो उन चालक पदार्थों को जिनके अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा करने पर ध्रुवित हो जाते हैं उसे परावैद्युत कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संधारित्र में परावैद्युत का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक संधारित्र में परावैद्युत का इस्तेमाल किया जाता है धारिता के मान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोफोन यानी किस माइक्रोफोन को वेग संचालित माइक्रोफोन कहा जाता है, तो वेग संचालित माइक्रोफोन रिबन माइक्रोफोन को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन माइक्रोफोन से पूछा जाता है कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है, तो एक तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है तरंग की आवृत्ति पर और तरंग के आयाम पर, यानी इसका आंसर होता है 2 और 3 है ना, ये दोनों पर, तरंग की आवृत्ति और तरंग के आयाम दोनों पर निर्भर करती है तरंग की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, आवृत्ति और आयाम दोनों पर निर्भर करती है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या होता है, तो वो मीटर होता है। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को माना जाता है, तो जाना जाता है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को किस रूप में जाना जाता है, तो पिच के रूप में जाना जाता है ना, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को पिच कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ध्वनि मापने की इकाई का क्या कहलाता है, तो डेसिबल कहलाता है। और ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में, सबसे ज़्यादा किस में हो गया, ठोस में होता है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलता, ये ध्यान रखना है। क्या बदलता है, तो बदल जाता है आयाम, तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है। ठीक है, अच्छा ध्वनि कौन सी तरंग है, तो ये ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि धैर्घ्य ऐसे याद रख लेना है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, यानी प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आता है कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने के द्वारा है ना मानव के लिए सुरक्षित और कर्णप्रिय जो ध्वनि का शोर है वो कितना डेसिबल माना है, तो वो 45 डेसिबल ये माना है। नेक्स्ट है कि N प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें क्या है कि N प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें आर्सेनिक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आर्सेनिक से एक क्वेश्चन और कौन सा आता है कि आर्सेनिक प्रदूषण जो होता है वो किस बीमारी का कारण है, तो वो ब्लैकफुट डिजीज होता है इससे। ठीक है, आर्सेनिक प्रदूषण से ब्लैकफुट डिजीज होता है, यानी काले पैर की बीमारी होती है। और यहाँ 2 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीना माता रोग किसके विषाक्तता के कारण होता है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है ये मीना माता और ये वाला इटाई रोग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मीना माता होता है पारा के कारण, पारा के विषाक्तता के कारण मीना माता रोग होता है, और इटाई कैडमियम के कारण होता है, इटाई कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट है कि एक डायोड के कार्य की तुलना की जा सकती है, तो एक डायोड की कार्य की तुलना स्विच से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 115
115 में पूछा हुआ है कि धातु की चादरों को काटने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, और वह कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो स्निप कहलाता है। ठीक है, धातु की चादरों को काटने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है वो स्निप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी हाथ के उपकरणों का बचाव किया जाना चाहिए, तो यानी सभी हाथ के उपकरणों का बचाव कैसे करना चाहिए, जंग लगने से बचाना चाहिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाया जाता है, तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है, यानी जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, जिसे यसदी लेपन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारदार हथियार को यानी धारदार औजार को रखा जाना चाहिए, तो ये कैसे रखा जाना चाहिए, अलग से लकड़ी के बक्से में रखना चाहिए धारदार औजार को। नेक्स्ट है कि तांबा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला चालक है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, इसे पतले तारों से भी बनाया जा सकता है, और यह चांदी की तुलना में सस्ता होता है, इसलिए तांबा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला चालक है। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक विद्युत का चालक कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा चालक विद्युत का होता है चांदी। ठीक है, लेकिन ये इसमें क्या है खासियत, चांदी की तुलना में ये सस्ता होता है। ठीक है, और तांबा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आता है, जैसे कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा का प्रयोग किया था। तांबा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 29 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या तांबा का 29 है, और जस्ता का परमाणु संख्या है 30 है। ठीक है, ये दो याद रख लेना, ऐसे ताजा है ना, तांबा और जस्ता 29 और 30। ठीक है, तांबा का परमाणु संख्या 29 और जस्ता का है 30। देखिए आपको कम से कम तो 30 तक परमाणु संख्या याद रखना चाहिए, उससे क्वेश्चन आपको काफ़ी उससे सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो आपको 30 तक परमाणु संख्या याद कर लेना है। तो इस अभी तो यहाँ तक एक दो रट लीजिए है ना, ताज़ा यानी कि 29 30 में है तांबा और जिंक। नेक्स्ट है निषेध के संकेत डैश के आकार में बनाए जाते हैं, तो जो होता है ना प्रोहिबिशन होता है, कहीं का प्रतिबंध रहता है किसी एरिया में, तो उसका संकेत बनाया जाता है, वो किस आकार का रहता है, तो वो रहता है ये वृत्ताकार का रहता है ना, ये जैसे ऐसे रहेगा वृत्ताकार का, और उसमें ये ऐसे रहता है ना, ये निषेध का जो होता है संकेत इस तरह से बनाया जाता है। और एक आता है कि चेतावनी का, मतलब अलर्ट का सिर्फ रहेगा, चेतावनी का संकेत वो होता है त्रिभुजाकार में बनाया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि बिजली के तारों में आग लगने का मुख्य कारण क्या है, तो बिजली के तारों में आग लगने का मुख्य कारण है कि कम फ्यूज रेटिंग और ओवरलोडिंग भी होता है, और ढीला संयोजन, ये तीनों इसका कारण होता है। बिजली के तारों में आग लगने का ये तीनों कारण है, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 कि एक आवरण का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करते हुए शमन की प्रक्रिया की सैंड कहलाती है, तो ये कहलाता है शमन। गाड़ी होता है ना एक अग्निशमन, तो वही वाला है ये। एक आवरण का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करते हुए शमन की प्रक्रिया की सैंड क्या कहलाती है, तो शमन कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन याद रखना है कि आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को है ना शुष्क बर्फ कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है ना, तो इसका ही कार्बन डाइऑक्साइड का ही आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। और एक है हास्य गैस, यानी कि हंसाने वाली गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने किया, तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया, और हंसाने वाली गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका भी खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया। तो दोनों को याद रखना है, ऑक्सीजन और हंसाने वाली गैस दोनों की खोज प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट है कि चेतावनी का संकेत का आकार होता है, तो चेतावनी वाला होता है इसका त्रिभुजाकार होता है ना, चेतावनी वाला होता है, अलर्ट वाला त्रिभुजाकार होता है। और इसमें क्या होता है मालूम, चेतावनी संकेत में पीले रंग का बैकग्राउंड पर त्रिभुजाकार के आकार में होता है ना। और निषेध का संकेत में क्या होता है, वो वृत्ताकार होता है और उसमें रेड कलर का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अलर्ट में क्या है, वो पीले रंग के बैकग्राउंड पर ये होता है त्रिभुजाकार आकार का होता है। तो सिंपल ध्यान रखना है, चेतावनी वाला में त्रिभुजाकार होता है, और जो निषेध वाला है वो वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट है कि कीलक द्वारा एक साथ दो तांबे की प्लेटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त कीलक को बनाया जाना चाहिए,
तो इसको किस तरह बनाना चाहिए, किससे बनाना चाहिए? एक कीलक द्वारा एक साथ दो तांबे की प्लेटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त कीलक को इसे तांबा से बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तांबा से बनाया जाना चाहिए। अब तांबा की परमाणु संख्या कितना है? 29 है और जस्ता का 30 है ना, ताज़ा, ऐसे याद रखना है। और मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आता है कि पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल है तांबा और जिंक का मिश्रण है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे याद रख लेना है, पिताजी। ठीक है, पिताजी, यानी कि पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का। और एक क्वेश्चन आता है कि कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा मिश्रण है टीन और तांबा का। ठीक है, इसे याद रखना है, काटता, यानी कि कांसा किसका मिश्रण है? टीन और तांबा का मिश्रण है। नेक्स्ट है कि बल की चुंबकीय रेखाएं एक चुंबक के बाहर डैश तक स्थानांतरित होती है। तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक स्थानांतरित होती है। बल की चुंबकीय रेखाएं जो है एक चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक स्थानांतरित होती है। ठीक है, और बल क्या है? बल एक सदिश राशि है, ये ध्यान रखना है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। नेक्स्ट है कि एक चुंबक के दो सिरों के बीच मौजूद एक अदृश्य क्षेत्र को जाना जाता है। तो इसे चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक चुंबक के दो सिरों के बीच जो मौजूद एक अदृश्य क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक हमेशा किस दिशा में आकर रुकता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। नेक्स्ट है कि निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो निर्वात की विद्युतशीलता 1 के बराबर होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ निर्वात से आता है कि निर्वात में एक पंख, यानी कि एक पंख और एक सिक्के को गिराने पर कौन सा सबसे पहले ज़मीन पर पहुंचेगा? तो ध्यान रखना है, पंख और सिक्का दोनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि निर्वात में उसका कोई विरोध नहीं होता है, इसलिए वो दोनों एक साथ पहुंचता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। चुंबकीय क्लच को एक पिस्टन को होना चाहिए। चुंबकीय क्लच के एक पिस्टन को होना चाहिए, निम्न रिलक्टेंस का होना चाहिए। ठीक है, एक चुंबकीय क्लच के एक पिस्टन को किस तरह होना चाहिए? ये निम्न रिलक्टेंस का होना चाहिए था। नेक्स्ट है कि एसी का औसत मान होता है। तो एसी का औसत मान होता है 0.637। ठीक है, यानी कि एसी का जो औसत मान होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि ओम रेंज में एक मल्टीमीटर द्वारा एक संधारित्र की जांच करने पर सूचक एक विचलन दिखाता है और फिर एक उच्च ओमिक मान पर टिक जाता है। तो संधारित्र है, तो ये कैसा है? एक अच्छा संधारित्र है। ठीक है, एक अच्छा संधारित्र कहलाता है। फिर से समझिए, ओम रेंज में एक मल्टीमीटर द्वारा एक संधारित्र की जांच करने पर सूचक एक विचलन दिखाता है और फिर एक उच्च ओमिक मान पर टिक जाता है। तो संधारित्र क्या है? एक अच्छा संधारित्र है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ध्यान रख लेंगे, 2 क्वेश्चन। जैसे ओम आया है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। ये दोनों साथ में पढ़ना है जब भी पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो क्या है, कभी पूछता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, तो ऑप्शन में ओम जैसी दिखा तो ओम पे टिक कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। इसे ऐसे भी रिलेट कर लीजिए। देखिए, प्रतिरोध छोटा शब्द है तो ये छोटा वाला हो गया है ना, ओम। अब प्रतिरोधकता ये बड़ा हुआ तो इसका बड़ा वाला है ओम मीटर। तो ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि एक श्रेणी आरएल परिपथ में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि विभव धारा से आगे होता है। एक श्रेणी आरएल परिपथ में विभव धारा से आगे होता है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है। देखिए, आरएल का मतलब क्या होता है मालूम? आर का मतलब हो गया प्रतिरोधक और एल होता है प्रेरक होता है। ठीक है, और यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि विद्युत विभव, जैसे विभव है ना, तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ठीक है, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। ठीक है, अच्छा, विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए विद्युत धारा की इकाई होता है, एसआई मात्रक होता है एम्पियर, लेकिन मापने वाला जो यंत्र होता है वो एमीटर होता है। नेक्स्ट है कि एक श्रेणी आरसी परिपथ में होता है। तो आरसी परिपथ में क्या होता है, इसमें होता है कि धारा विभव से आगे होती है, ठीक है। देखिए उसका ठीक उल्टा होता है। देखिए यहाँ क्या आरसी और एक था, एक क्या पीछे आरएल। तो आरएल में क्या हुआ कि विभव जो है वो धारा से आगे है, विभव धारा से आगे है, विभव आगे है, ठीक है, धारा से। और ये आरएल परिपथ में, और इसमें जो है आरसी परिपथ में क्या है, धारा आगे है विभव से, ठीक है, उसका ठीक उल्टा होता है ये, ठीक है। और आरसी मतलब क्या हो गया, आरसी हो गया रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधक हो गया आर से, और सी हो जाता है कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 132। 132 में कि एक लहर जाल यानी कि वेव ट्रैप है। तो एक लहर जाल क्या है, एक बैंड स्टॉप फिल्टर है। एक लहर जाल क्या है, बैंड स्टॉप फिल्टर है। नेक्स्ट है कि एक समस्वरित परिपथ यानी कि ट्यून सर्किट में होता है। तो ट्यून सर्किट में क्या होता है, इसमें होता है एक प्रेरक और एक संधारित्र होता है। नेक्स्ट है कि एक केबल की धारा वहन क्षमता निर्भर करती है। एक केबल की धारा वहन क्षमता जो है वो निर्भर करती है प्रयुक्त धारा के प्रकार पर और तार के व्यास पर भी, और इस्तेमाल होने वाले वालकों की किस्मों की संख्या पर भी निर्भर करती है। तो इस तरह इसका आंसर हो गया उपर्युक्त सभी पर। नेक्स्ट है कि सोल्डरिंग कार्ड का मिश्रण है। सोल्डरिंग कार्ड एक मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है, तो सोल्डरिंग कार्ड लेड, टीन और फ्लक्स का मिश्रण है, ठीक है, यानी कि सीसा और टीन और फ्लक्स का मिश्रण है। फ्यूज तार किसका मिश्रण है, फ्यूज तार टीन और सीसा का मिश्रण है। टीन और लेड का मिश्रण क्या होता है, ये फ्यूज तार टीन और लेड का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई है। तो प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई क्या है, यानी कि ओम है। प्रतिरोध का इकाई ओम होता है, अब प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है कि एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए प्रारंभिक डैश सीमा चुनते हैं। तो एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए प्रारंभिक सबसे अधिकतम सीमा चुनते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 138, रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। तो रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है मेगर, ठीक है। देखिए होता क्या है, एक होता है ओम मापी एक वैद्युत उपकरण है। ओम मापी एक वैद्युत उपकरण है जो प्रतिरोध मापने के काम आता है। और अधिक प्रतिरोध मापने के लिए मेगोम मापी होता है, एक होता है मेगोम मापी। अधिक प्रतिरोध मापने के लिए मेगोम मापी का उपयोग किया जाता है, जिसे आम भाषा में मेगर कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ प्रतिरोध है, जब भी आए तुरंत रिवीजन कर लेना चाहिए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है कि एसी का वर्ग माध्य मूल्य यानी कि RMS मान और औसत मान का अनुपात कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, फार्म फैक्टर कहलाता है, ठीक है। फार्म फैक्टर बराबर क्या हो गया, फार्म फैक्टर बराबर होता है वही RMS मान बटा में होता है औसत मान, ठीक है, ये फार्म फैक्टर कहलाता है, औसत मान। नेक्स्ट है भारत में एसी आपूर्ति की मानक आवृत्ति होती है। तो भारत में एसी आपूर्ति की मानक आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। यहाँ आवृत्ति आई है, इससे क्वेश्चन एक आता है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट है कि एक प्रेरक परिपथ यानी कि इंडक्टिव सर्किट में शक्ति गुणांक डैश प्रकृति का होता है। ये होता है लैंगिक प्रकृति का होता है ना। एक प्रेरक परिपथ में शक्ति गुणांक लैंगिक प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है कि प्रेरक यानी इंडक्टेंस की इकाई होती है। तो प्रेरक की इकाई होती है कैसा, हेनरी, मतलब प्रेरक की इकाई होती है हेनरिक, है ना। प्रेरकत्व का इकाई पूछा जाता है ना, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हेनरी होता है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना है, प्रेरकत्व की या तो प्रेरण की पूछे तो क्या है, एसआई मात्रक हेनरी हो गया। नेक्स्ट है कि एक दिष्टधारी परिपथ यानी कि रेक्टिफायर सर्किट में इस्तेमाल होने वाले प्रेरक होते हैं। तो वो कैसा होता है, कई हेनरी के होते हैं, ठीक है।
एक दिष्टधारी परिपथ यानी रेक्टिफायर सर्किट में इस्तेमाल होने वाले प्रेरक कई हेनरी के होते हैं। दिष्ट धारा क्या है? देखिए, दिष्ट धारा वह धारा होता है जो सदैव एक ही दिशा में बहती है। और एक चीज़ फिर यहाँ रिवीजन करना है, प्रेरकत्व की एसआई इकाई क्या है? तो हेनरी होता है। नेक्स्ट है कि पीएमएमसी या डी आर्सो नावल मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जा सकता है? ठीक है, पीएमएमसी का जो इस्तेमाल होता है किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 144 का ऑप्शन देखते हैं। इसका उपयोग किया जाता है एक रेक्टिफायर की सहायता से एक डीसी और एसी मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि एएमआई है ना, एएमआई मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जा सकता है? तो एएमआई मीटर का जो है इस्तेमाल जो है ये किया जाता है डीसी और एसी के मापन में किया जाता है। ठीक है, और पीछे क्या था? पीएमएमसी जो होता है, पीएमएमसी का इस्तेमाल जो है, ये पीएमएमसी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है एक रेक्टिफायर की सहायता से डीसी और एसी मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि पीजे विद्युत प्रभाव पर आधारित एक मापने का उपकरण कहलाता है। पीजो है ना, पीजो विद्युत प्रभाव पर आधारित एक मापने का उपकरण कहलाता है थर्मोकपल मीटर कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि कई संटों के साथ उपलब्ध कराया गया एक पीएमएमसी प्रकार का मीटर कहलाता है। तो ये कहलाता है मल्टी रेंज अमीटर कहलाता है। ठीक है, कई संटों के साथ उपलब्ध कराया गया एक पीएमएमसी प्रकार का मीटर मल्टी रेंज अमीटर कहलाता है। अब अमीटर से क्या आता है क्वेश्चन कि विद्युत धारा मापने का उपकरण क्या होता है? तो यही अमीटर है। नेक्स्ट है कि किन उपयोगों की वजह से अन्य प्रकार के माइक्रोफोनों की तुलना में एक डायनेमिक माइक्रोफोन को चुना जाता है? तो ये इसलिए चुना जाता है सार्वजनिक घोषणा के लिए, सार्वजनिक घोषणा के उपयोग के लिए ना एक डायनेमिक माइक्रोफोन को चुना जाता है, क्योंकि डायनेमिक माइक्रोफोन में इसका क्या आवाज़ पूरा स्पष्ट और संस्था ये पड़ता है, तो इसका डायनेमिक माइक्रोफोन को चुना जाता है। अब माइक्रोफोन से क्वेश्चन आता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो माइक्रोफोन बदलता है। नेक्स्ट है कि एक CRO का ट्रिगर कंट्रोल डैश को नियंत्रित करता है। तो एक है ना, CRO का ट्रिगर कंट्रोल ये सिग्नल प्रदर्शन की क्षैतिज रोलिंग को नियंत्रित करता है। ठीक है, एक CRO का ट्रिगर कंट्रोल एक सिग्नल प्रदर्शन की क्षैतिज रोलिंग को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है 150, इसमें क्या है? DIAC है ना, DIAC मूल रूप से डैश है। तो ये क्या है? DIAC है किसी आधार कनेक्शन के बिना एक PNP या NPN ट्रांजिस्टर है ये। ठीक है, DIAC यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है DIAC क्या है? डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट है ना, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। मूल रूप से क्या है? किसी आधार कनेक्शन के बिना एक PNP का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और NPN का मतलब होता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये ट्रांजैक्शन है। ठीक है, फिर से समझिए कि एक DIAS यानी कि डायोड फॉर अल्टरनेटिव करंट क्या है? मूल रूप से किसी आधार कनेक्शन के बिना एक PNP या NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इस तरह से फिजिक्स का पार्ट 3 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगी? तो कई लोग इसका आंसर सही बताए थे। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है कि 2023 का वर्ल्ड कप जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, उसमें ऑस्ट्रेलिया कितने विकेट से जीता? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहे।